तो गाइस ब्लीच के पिछले पार्ट में हमने सोल सोसाइटी के पहले के टाइम को देखा था। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज पहले उसे देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम उराहरा की लैब को देखते हैं जहाँ ये मायूरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और ह्यूरी को इसका हेल्पर बना दिया गया था। पर मायूरी को इसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तुमने कमी हो एक नंबर की, किसी काम की नहीं ह्यूरी। और ये सुनकर ह्यूरी को गुस्सा आ जाता है कि भाई एक तो काम भी करो तेरा है, ऊपर से गालियां भी सुनो और सारे सामान को तोड़ देती है। तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए, तुम मुझे निकम्मी नहीं कह सकते। और ऊपर से ह्यूरी एक लेफ्टिनेंट भी है, जबकि मायूरी तो एक चोर है भाई। ये बंदा इसका रैंक इससे नीचे है, इसके बावजूद मायूरी इसको गालियां दे रहा था। इसी वजह से ह्यूरी को गुस्सा आ जाता है। शायद तुम भूल चुकी हो, ये तुम्हारी स्क्वाड नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च है, जिसका सेकंड कमांडर या डिप्टी लीडर खुद मैं हूँ, ना कि तुम ह्यूरी। मैं यहाँ पर तुमसे ऊपर हूँ। तभी नींद में उराहरा यहाँ पर आ जाता है। क्या शोर मचा रखा है लोगों ने, सोने भी नहीं देते। अरे वो कहाँ से लेकर आया ऐसे तो उठाकर, गालियाँ दे रहा है मुझे सुबह सुबह। तभी ह्यूरी की नजर उराहरा की पीठ पर लदी हुई उस डॉल पर जाती है। ये काफी अजीब लग रही थी। ये डॉल क्या है उराहरा? हाँ, दरअसल ये एक नई गीकाई है। मैंने इसमें काफी सारे फेरबदल किए हैं और शायद इस गीकाई की टेक्नोलॉजी से मैं उस दुश्मन को भी पकड़ पाऊँ। उराहरा ये सारी बातें बोल ही रहा होता है कि तभी दरवाजे के पीछे कैंसी का एक स्क्वाड का मेंबर आ जाता है खबर लेकर। और ये बंदा अंदर आकर उराहरा को सारी चीजें समझा देता है और उराहरा ये सुनकर ही समझ जाता है कि मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने कुछ मेंबर्स को तुम्हारे पास भेजता हूँ, तब तक तुम जाकर कैंसी की हेल्प करो टोडो। आपका शुक्रिया सर। और टोडो यहाँ से चला जाता है। इस बंदे का नाम टोडो है जो अभी यहाँ पर आया था। और उराहरा ह्यूरी को स्क्वाड 9 के पास जाने का ऑर्डर देता है, पर ह्यूरी वहाँ पर जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये सुबह से ही बहुत ज्यादा काम कर चुकी है। मैं नहीं जाने वाली, ये आकुंगी चिलगोजा, इसको भेजो ना, सुबह से नल्ला बैठा है। पर उराहरा इसे प्यार से समझाता है कि यहाँ पर ह्यूरी ही इकलौती है जिस पर ये भरोसा कर सकता है। और इस मिशन को करने के बाद ह्यूरी जो कुछ भी मांगेगी उराहरा इसे सब कुछ देगा। इस मिशन को सिर्फ तुम ही कर सकती हो ह्यूरी। और उराहरा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर इसे ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए मानना पड़ता है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें वहाँ पर जाकर गायब हुई आत्माओं की सैंपल्स लेने हैं। ह्यूरी जाने लगती है पर जाते हुए कहती है कि इस मिशन को करने के बाद मैं पूरा दिन सोऊंगी, समझ गया ना। और उराहरा इसे कुछ कहेगा भी नहीं। ठीक है, सो जाना। अब रात हो जाती है जहाँ पर स्क्वाड 9 ने जंगल में ही अपना टेंट बना लिया था। इसके अंदर कैप्टन कैंसी, माशिरो और कासाकी होते हैं और बाकी के मेंबर्स बाहर पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी टोडो यहाँ पर आ जाता है और बाकी तो मेंबर्स अपनी ड्यूटीज को बांट लेते हैं कि एक मेंबर 2-2 घंटे पहरादारी करेगा, तब तक बाकी के मेंबर्स आराम करेंगे। टेंट के अंदर कासाकी और केंसे काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब होती जा रही है। पर माशिरो तो बिना टेंशन के, ये कैसे सो रही है भाई? शिट यार ये एनिमे बड़ा अजीब है यार। माशिरो को देखकर केंसे बेचारा इसे उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से इसे बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे जाती है और घबराते हुए बाहर जाता है। और भाई साहब, बाहर इसके 2 मेंबर्स पूरी तरह से जख्मी हालत में पड़े हुए थे। ये देखकर केंसे हैरान रह जाता है कि भाई इन्हें किसने मार दिया। तभी इसकी नजर टोडो पर जाती है जो कि इन जख्मी बंदों के सामने ही खड़ा था और ये देखकर इसे पता चल जाता है कि इन दोनों का कत्ल टोडो ने ही किया है। टोडो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने ही साथियों को क्यों मार दिया? पर टोडो कोई जवाब नहीं देता है और जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसका मतलब है कि इन दोनों को टोडो ने नहीं मारा था। इन सभी को मारने वाला कोई और है। केंसे और कासाकी दोनों अलर्ट हो जाते हैं। दुश्मन हमारे आसपास है कासाकी, उसका टारगेट अब हम दोनों हैं। पर तभी कोई एक झटके में ही कासाकी को कोई बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी यहाँ पर एक डोमेन जैसा कुछ बन जाता है जिसके अंदर केंसे फंस चुका था और इसके चारों ओर बस अंधेरा होता है। तभी अपनी कोई जान पाकटों को इसकी बॉडी के आर पार कर देता है और इसकी वजह से ये डोमेन भी टूट जाता है। और जिस बंदे ने केंसे को इतनी बेरहमी से मारा था उसे ये बंदा पहचानता है। इसके बाद स्क्वाड 9 की रिपोर्ट सेरेटी तक पहुंच जाती है कि आखिर स्क्वाड 9 के साथ क्या हुआ है। और सिचुएशन को देखकर यहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया जाता है और सभी कैप्टन को तुरंत स्क्वाड 1 की बैरिक्स पर बुलाया जाता है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर उराहरा परेशान हो जाता है क्योंकि इसने अभी कुछ समय पहले ही ह्यूरी को स्क्वाड 9 के पास भेजा था और इसे ह्यूरी की फिक्र हो जाती है और जल्दी से स्क्वाड 1 के बैरिक्स की तरफ आगे बढ़ जाता है और बार बार खुद को कोस रहा होता है कि इसने ह्यूरी को वहाँ पर क्यों भेज दिया, वहाँ पर मुझे जाना चाहिए था। उराहरा भी इस बात को समझ चुका था कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है क्योंकि स्क्वाड 9 को हराना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं है। केंसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर ह्यूरी जो कि तेजी से स्क्वाड 9 की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, तभी इसे पास की झाड़ियों में से इसे 2 तेज चमकने वाली आंखें दिखाई देती हैं जो कि लाल कलर की थी। ये किसी हॉलो या डीमन का हो सकता है। ह्यूरी घबरा जाती है। यहाँ स्क्वाड 1 के बैरिक्स के अंदर हेड कैप्टन यामामोटो ने सभी कैप्टन्स को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया था और इन सभी को स्क्वाड 9 के साथ होने वाले सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। उन सभी का सारा स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो चुका है। हमारे दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर हैं। उन सभी ने स्क्वाड 9 जैसी एक तगड़ी स्क्वाड को हरा दिया है। ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं। तो सिचुएशन को देखते हुए मैं अब सभी में से 5 कैप्टन्स को क्राइम सीन पर भेजने वाला हूँ ताकि वहाँ पर जाकर सिचुएशन का जायजा ले सके। तभी उराहरा भी यहाँ पर आ जाता है और आते ही यामामोटो से रिक्वेस्ट करता है उन सभी 5 कैप्टन्स के साथ मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों सर? प्लीज मुझे जाने दीजिए, वहाँ पर मेरी लेफ्टिनेंट ह्यूरी गई हुई है। पर योरोइची इस पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम्हें अभी चुप रहना चाहिए उराहरा और खुद को संभालो क्योंकि तुमने ही जानबूझकर ह्यूरी को वहाँ पर भेजा था। ये सुनकर उराहरा टूट जाता है और उराहरा भी इन सभी कैप्टन्स के साथ जाकर खड़ा हो जाता है और यामामोटो कहता है कि मैं उस हादसे वाली जगह पर स्क्वाड 3 के कैप्टन रोज, स्क्वाड 5 के कैप्टन हिराको, स्क्वाड 7 का कैप्टन लव, इन तीनों को हादसे वाली जगह पर भेजूंगा और स्क्वाड 2 की कैप्टन योरोइची आगे के ऑर्डर्स का इंतजार करेगी और स्क्वाड 6 के कैप्टन गिनरी कुचिकी और स्क्वाड 8 की कैप्टन क्यूराको और स्क्वाड 13 के कैप्टन युकिटाके ये तीनों के तीनों सेरेती की रक्षा करेंगे और स्क्वाड 4 की कैप्टन उनाहना मेडिकल ट्रीटमेंट रूम पर रहेगी। सर मुझे हादसे वाली जगह पर अब क्यों
नहीं भेजते? अगर क्राइम सीन पर दोबारा किसी ने हमला कर दिया तो मैं उन्हें उसी वक्त हील कर पाऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता उनाहना, क्योंकि सेरेती के अंदर सिर्फ तुम्हारी ही स्क्वाड है जो कि हील कर सकती है। इसी वजह से मैं हादसे वाली जगह पर कुछ नए लोगों को भेजूंगा। और ये बंदे कोई और नहीं बल्कि तेसाई और हाची होता है। भाई साहब और यामामोटो इन दोनों से कहते हैं कि तेसाई और हाची को उसी हादसे वाली जगह पर जाना होगा जहाँ पर दुश्मन ने स्क्वाड 9 पर हमला कर दिया था। दोनों इस पर मान जाते हैं और कैप्टन क्यूराको उराहारा की तरफ देखता है। उराहारा काफी ज्यादा उदास लग रहा था और क्यूराको हेड कैप्टन यामा से कहता है, कैप्टन यामामोटो रे, आपका फैसला बिल्कुल सही है रे बाबा, पर सिचुएशन का जायजा लिए बिना कीडो कमांडर यानी कि तेसाई को वहाँ पर भेजना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा रे। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कीडो कमांडर की जगह मेरी लेफ्टिनेंट लीजा को भेजा जाए रे बाबा। और गाइस विजार्ड गैंग की लीजा पहले क्यूराको की लेफ्टिनेंट होती है और लीजा के बाद ही ननाओ आई थी जो कि प्रेजेंट में इसकी लेफ्टिनेंट है। ये भी साला बंदियां बदलता रहता है और लीजा यहाँ पर पहले से मौजूद होती है जो कि छुपके से इन सभी कैप्टन की बातें सुन रही थी। क्या तुम मेरे लिए हादसे वाली जगह पर जा सकती हो क्या रे? सुनिए। और लीजा मान जाती है और तुरंत ही निकल जाती है। क्यूराको, आखिर तुम मेरी इजाजत के बिना खुद सब कुछ तय कैसे कर सकते हो? हाँ, ये रूल्स के खिलाफ है। यामासामा रे, मुझे अपनी लीजा पर पूरा भरोसा है रे बाबा, और वो जितनी ताकतवर दिखती है रे, असलियत में उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रे बाबा। लेकिन फिर भी क्यूराको तेसाई से परमिशन लेता है कि क्या वो तेसाई की जगह पर अपनी लीजा को भेज सकता है क्या, और इस पर तेसाई भी मान जाता है। पर जाने से पहले उराहारा की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रहा था। और अब यामा फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि अब हादसे वाली जगह पर कैप्टन रोज, कैप्टन हिराको, कैप्टन लव, हाची और लीसा जाएंगे। और लीसा फिलहाल वहाँ पर जा ही रही होती है और ये सब भी अपने ऑर्डर्स को पाते ही निकल जाते हैं, जिसके बाद मीटिंग भी खत्म हो जाती है। और उराहारा जो अब भी उदास था क्योंकि इसे ह्यूरी की चिंता सता रही थी, क्यूराको इसके पास आता है और इसे हौसला देता है कि तुम ह्यूरी के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि बेशक ह्यूरी स्ट्रॉन्ग है पर इसे इसके लेफ्टिनेंट पर भरोसा रखना चाहिए। और क्यूराको की इस बात से उराहारा को भी हौसला मिलता है, जिसके बाद ये भी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ह्यूरी को देखते हैं जो कि दुश्मन से बचकर घायल हालत में भाग रही होती है, पर तब ये दुश्मन दोबारा से इस पर हमला कर देता है। ह्यूरी इससे जैसे तैसे बच जाती है, पर अब भी इसे अपना दुश्मन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, पर इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये एक हॉलो है। और तब ये हॉलो अचानक से ह्यूरी पर हमला कर देता है, पर तभी हिराको यहाँ पर आ जाता है पर ह्यूरी की जान बचा लेता है। तुम इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी जान वाक्टों को बाहर क्यों नहीं निकालती है रे? तुमने हथी अभी तक क्यों लड़ रही हो? हाँ? पर मैं ऐसे दुश्मन पर हमला कैसे कर सकती हूँ? तभी हम इस दुश्मन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि कैन से होता है। भाई साहब, इसका रूप बदल चुका है और ये बंदा लगभग एक हॉलो के जैसा लग रहा था। हिराको भी इसे इस हालत में देखकर हैरान हो जाता है कि भाई ये कैंसे के साथ क्या हो गया। तभी बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें यामा ने भेजा था, और सभी लोग कैंसे को इस हालत में देखकर शॉक्ड रह गए थे क्योंकि इसका मास्क और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर लगभग एक हॉलो के जैसा ही लग रहा था। पर हिराको सभी से कहता है कि कैंसे हो या कोई और हो, अगर तुम सभी ने अपनी पूरी जान नहीं लगाई इसे मारने के लिए तो तुम सबके सब मारे जा सकते हो। अब कैन से अपने काबू में नहीं है, सब लोग अपनी पूरी जान लगा दो। तभी कैंसे अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है और एक जबरदस्त दहाड़ मारता है, जिसके प्रेशर की वजह से ही सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। और पलक झपकते ही कैंसे लव के पीछे आ जाता है और इसे एक जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर लव ने इस मुक्के को समय रहते ही टॉच कर लिया था, जिसकी वजह से इसे ज्यादा चोट नहीं आती है। और कैंसे से ऐसे लड़ता हुआ देखकर ह्यूरी हिराको से कहती है, हम सब अपने ही साथी से नहीं लड़ सकते हैं, ऐसे तो कोई एक मारा जाएगा। पर ह्यूरी भी काफी ज्यादा जख्मी होती है और ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तो इसकी चिंता मत करो ह्यूरी, कैन से हमारा साथी है, मैं इस बात को जानता हूँ। पर अब ये बंदा एक हॉलो बन चुका है, हमें इसे जान से मारना होगा। तभी लव और लीसा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लीसा पहले जाकर कैंसे से फाइट करती है, पर काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी कैंसे पर एक स्क्रैच तक नहीं दे पाती है। जिसके बाद लव आता है इसके साथ लड़ने के लिए, पर दोनों मिलकर भी कैंसे का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। और अब लव एक अलग तरीके से लड़ने के बारे में सोचता है, पर तभी अचानक से ऊपर से माशिरो आ जाती है और लव को एक जबरदस्त किक मारती है, जिसकी वजह से लव नीचे जमीन पर टकरा जाता है। और माशिरो भी लगभग एक हॉलो में बदल चुकी थी, जो कि अब अपने काबू में बिल्कुल भी नहीं है। हिराको माशिरो को भी इस हालत में देखकर शॉक्ड रह गया था। तभी माशिरो अचानक से हिराको पर एक जोरदार किक मार देती है, जिससे हिराको अपनी जान पाक्टों से रोक लेता है। और ये किक काफी ज्यादा जबरदस्त होती है और इसे रोकने में हिराको को भी काफी ज्यादा जान लगानी पड़ती है। पर माशिरो हिराको को सांस लेने तक का मौका नहीं देती है और लगातार हिराको के ऊपर हमले करते ही जा रही थी। और ऊपर से हिराको एक हाथ से ही लड़ रहा था क्योंकि इसके दूसरे हाथ में ह्यूरी होती है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए हिराको सर। नहीं, तुम पहले ही बहुत ज्यादा घायल हो। और इस मौके का फायदा उठाकर माशिरो हिराको के सर पर एक जोरदार किक मार देती है और जैसे ही एक इसे लगने ही वाली होती है, तभी हाची यहाँ पर आ जाता है, जो कि अपने 5 पिलर सिंस से माशिरो को कैप्चर कर लेता है। हाची सही समय पर आ जाता है और अपने बाकुडो 63 साजू सबाको का यूज करके कैंसे को बांध देता है, जिसकी वजह से कैंसे नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। और हाची को ये सारी चीजें देखकर यकीन ही नहीं होता है कि भाई ये सब के सब कैंसे और माशिरो से क्यों लड़ रहे हैं और इन्हें हुआ क्या है। तभी कैंसे अपनी पूरी ताकत लगाकर हाची के बाकुडो को भी तोड़ देता है। हाची भी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये लगभग इम्पॉसिबल होता है। सेरेती के अंदर उराहारा चुपके से हादसे वाली जगह पर जा रहा था, लेकिन तभी इसके सामने तेसाई आ जाता है। उराहारा भी हैरान था क्योंकि इसने अभी स्पिरिचुअल प्रेशर को हाइड करने वाला सूट पहना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद तेसाई ने इसके बारे में पता लगा लिया और कैप्टन्स मीटिंग में उराहारा को उदास देखकर ही समझ गया था कि उराहारा हादसे वाली जगह पर जरूर जाएगा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? तेसाई, अगर ऐसा है तो मुझे तुमसे लड़ना होगा। पर तेसाई कहता है कि हम दोनों पहले दोस्त थे और पहले तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प भी की है और इसी वजह से मेरा फर्ज बनता है कि आज मैं तुम्हारी हेल्प करूं। उराहारा भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अगर ये दोनों पकड़े जाते हैं तो शायद इन्हें जेल हो सकती है, पर तेसाई को इन चीजों की परवाह नहीं और ये बस उराहारा की हेल्प करना चाहता है। पक्के दोस्त
स्वस्थ है भाई ये पहले से ही। सेरेती के अंदर 2 सोल रीपर्स पहरेदारी कर रहे थे, तभी क्यूराको इनके सामने आता है और दोनों शॉक्ड रह गए थे क्योंकि नॉर्मली कोई भी कैप्टन इतनी रात को बाहर नहीं होता है। तो क्यूराको यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही थी रे बाबा, इसलिए बाहर थोड़ा सैर करने आया हूँ। पर असल में क्यूराको आइजन पर नजर रखने आया था कि वो यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि इसे आइजन पर शक है कि इन सभी कांड में आइजन का भी हाथ है। पर इस वक्त आइजन अपने ऑफिस में ही होता है और क्यूराको को देखकर इसे सैल्यूट करता है और क्यूराको का शक दूर हो जाता है क्योंकि ये जैसा समझ रहा था वैसा नहीं था और इन सभी को सोने के लिए बोलकर यहाँ से चला जाता है। सो जा रे बाबा, सो जाओ। तभी रास्ते में इसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उराहारा की स्क्वाड में से ही है और ये छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि नानाओ होती है जो कि प्रेजेंट में क्यूराको की लेफ्टिनेंट बनने वाली है, पर अभी इस वक्त ये काफी ज्यादा छोटी है। ए छोरी, इस वक्त क्या कर रही हो रे? तुम्हें तो इस वक्त सो जाना चाहिए रे बाबा। सर, मैं हर रात आपकी लेफ्टिनेंट लीजा के साथ पढ़ने आती हूँ। लीजा मुझे काफी अच्छे से पढ़ा पाती है, पर आज वो दिखाई नहीं दे रही है। मैंने उन्हें कई जगह पर ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिली, इसलिए अकेले ही पढ़ने के लिए रूम पर जा रही थी। आज लीसा तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगी रे बाबा, आज एक जरूरी मिशन पर गई है रे। क्या? कौन सा मिशन? पर नॉर्मली लीसा तो ऐसे मिशन पर नहीं जाती है, तो आज क्या हो गया? तुम उसके बारे में चिंता मत करो रे, लीसा स्ट्रांग है रे, वो ठीक ही होगी और अपने मिशन को भी कंप्लीट कर देगी रे बाबा। क्यूराको इस बात को बोल तो देता है पर कहीं ना कहीं इसके दिल में भी लीसा के लिए थोड़ी घबराहट तो होती ही है। और इस तरफ सच में लीसा केंसे से बहुत बुरे तरीके से पिट रही होती है और केंसे इसे जान से मारने के लिए इस पर मुक्के मारता रहता है। पर लव अपने कीड़ो हमले से केंसे को लीसा से दूर लेकर जाता है और केंसे से कहता है कि रुक जाओ केंसे, तुम इतने भी पत्थर दिल नहीं हो जो एक लड़की पर हमला करे। और सिचुएशन को देखकर ये दोनों भी समझ जाते हैं कि भाई ऐसे तो ये लोग केंसे को नहीं हराने वाले, ये मॉन्स्टर है ये बंदा। और हाची से हेल्प मांगते हैं। हाची बोलता है कि मेरे पास एक लास्ट और जबरदस्त हमला मौजूद है जो कि मेरा बाकुडो है, पर अगर मैंने इसको इस्तेमाल कर दिया तो हो सकता है कि मेरी बाकुडो के चपेट में आप सभी लोग भी आ जाए। मुझे हमला करने के लिए एक ओपनिंग की जरूरत पड़ेगी। और लव जोश में आकर कहता है बस इतना ही, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो रे। और लव की हेल्प करने के लिए लीसा और रोज भी तैयार हो जाते हैं और लव सीधा केंसे पर टूट पड़ता है और रोज इसे बैकअप देने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि केंसे अपने एक ही मुक्के से लव को दूर फेंक देता है और लीसा भी इस पर हमला करती है और केंसे लीसा के साथ लड़ने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर हाची अपने बाकुडो नंबर 99 जिन को रिलीज करता है जो कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सील है और इसका यूज करके हाची केंसे को जमीन पर जकड़ लेता है और अब हाची की इस सील की वजह से केंसे धरा जाता है और हिल भी नहीं पाता और सभी लोग सोचने लगते हैं कि अब इसके साथ क्या किया जाए। तभी ह्यूरी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। आचे, क्या तुम ऐसा ठीक कर सकते हो? मुझे छोड़ दीजिए हिराको सर। हिराको इसकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी अचानक से कोई हिराको पर हमला कर देता है और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि ह्यूरी ने खुद किया था, जिसके चेहरे पर भी अब एक हॉलो मास्क आ चुका था जो कि अपने काबू में बिल्कुल भी नहीं रही है अब। और अब इसका स्पिरिचुअल प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई अब इसे क्या हो गया, सारे ही हॉलोज में बदलते जा रहे हैं। ह्यूरी हिराको को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी इसे बचाने के लिए सभी लोग दौड़ कर आते हैं, लेकिन तभी वो डोमेन दोबारा से बन जाता है जिसके अंदर ये सभी लोग फंस जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो दुश्मन यहाँ पर भी आ चुका है। इससे पहले कि ये कुछ समझ भी पाते कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये दुश्मन इन सभी को टपका देता है और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि केंसे की स्क्वाड का ही एक मेंबर होता है, जिसका मतलब है कि दुश्मन इनके बीच में ही छुपा हुआ था। इनकी स्क्वाड में ही हिराको ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि भाई ये तो स्क्वाड 9 का एक ईमानदार बंदा था, पर साला ये भी गद्दार निकला। ये कलुआ अपने मास्क को नीचे करता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि तोशीन होता है जो कि पहले स्क्वाड 9 का ही एक मेंबर था। हिराको हक्का बक्का रह जाता है। तुम तो केंसे की स्क्वाड के मेंबर थे ना, तुमने अपने कैप्टन को ही धोखा दे दिया। तुमने ये सब किसके कहने पर किया? पर तोशीन कुछ नहीं कहता है और तभी आइजन और गिन इचिमारू भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये सारा षड्यंत्र आइजन का ही था। इसी ने सभी को हॉलोज में बदल दिया और आइजन हिराको से कहता है तोशीन ने अपने कैप्टन आइजन को धोखा नहीं दिया बल्कि उसने अपने असली कैप्टन की बात मानी है और उसे ईमानदारी से पूरा भी किया। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं बनता कि तुम तोशीन को गद्दार बोलो। और आइजन को यहाँ पर देखकर हिराको को ज्यादा हैरानी नहीं होती है क्योंकि इसे आइजन पर पहले से ही शक था जो कि आज सच हो चुका है। तुम्हें मेरे बारे में कब से पता चल गया? जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मुझे तुम्हारे बारे में मालूम है। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम खतरनाक हो, तुम ऐसे इंसान हो जिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने तुम्हें सिलेक्शन के दिन अपना लेफ्टिनेंट चूज किया ताकि मैं तुम पर नजर रख पाऊँ। इस बात को समझ गए ना आइजन? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ कैप्टन हिराको, और शुक्रिया इस गहरे शक के लिए जिसका आपको एहसास भी नहीं हुआ। मुझे तुम पर पहले से ही शक था आइजन। नहीं कैप्टन हिराको, नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। आपको ये एहसास भी नहीं हुआ। पिछले महीने के दौरान वो मैं नहीं था जो आपका पीछा कर रहा था, पर आपके मन में ये शक था कि वो मैं ही था। हिराको शॉक्ड हो जाता है क्योंकि आइजन बिल्कुल सही कह रहा था, पर ये हो कैसे सकता है? ये बात तो सिर्फ उसे पता थी। कैप्टन हिराको, मैं किसी से भी गलती करवा सकता हूँ और यही मेरी जानपाक्टो की असली ताकत है। क्योकात्सु हिकेत्सु, यही इसका प्यारा सा नाम है और इसकी एबिलिटीज का नाम है कंप्लीट हिप्नोसिस। और मैं आपकी कमजोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि आप मुझे बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे और मेरे सभी कारनामों के बारे में पता लगा लेंगे, पर आपसे ऐसा नहीं हो पाया। पर आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। आप मेरे करीब भी नहीं आए, कभी मुझसे खुलकर बातें नहीं की, ना ही मुझे कोई जानकारी थी। इसलिए आपको कभी एहसास हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि मैं किसी दूसरे बंदे के साथ अपनी जगह बदल भी लेता हूँ जो कि मुझसे पूरी तरह से अलग हो, तब भी आपको एहसास नहीं होता कि वो बंदा मैं नहीं हूँ। और मैंने ऐसा कर भी देखा। मैंने आपके पीछे मेरी जगह एक दूसरे आदमी को भेजा जो कि मेरे हिप्नोसिस में था, पर आपकी इस शर्ट की बटन जैसी आंखें उससे पकड़ भी नहीं पाई। आपको मुझ पर थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए था ना। आखिर मेरी शक्ल ही याद रख लेते, पर आप तो मुझसे पूरी तरह से अनजान थे। इसी वजह से आज आपको ये सब देखना पड़ रहा है। और आइजन की इन सभी बातों पर हिराको कुछ नहीं
नहीं कह पाता क्योंकि आइजन बिल्कुल सही कह रहा है। हिराकू ने कभी आइजन पर ध्यान दिया ही नहीं था। कैप्टन हिराकू, आपने एक बात मुझसे कही थी कुछ ही सेकंड्स पहले कि आपने मुझे एक लेफ्टिनेंट के तौर पर चूज किया ताकि आप मुझ पर नजर रख सके। अफसोस आपने गलत समझ लिया। सिलेक्शन के दिन एक कैप्टन को अपने लेफ्टिनेंट को चूज करने का हक मिलता है, ठीक वैसे ही चुनने वालों को भी अपने कैप्टन को बदलने का भी हक मिलता है, जिससे वो अपने कैप्टन को बदल भी सकते हैं। मेरे पास भी तुम्हारा लेफ्टिनेंट ना बनने का मौका था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं यही तो चाहता था। मैंने सिलेक्शन की बहुत पहले से ही तुम पर नजर रखी थी। तुम्हारे हर एक बिहेवियर के बारे में मैं जानता हूँ, तुम्हारी हर सोच के बारे में मैं जानता हूँ, और इस बात के बारे में भी कि तुम्हें मुझ पर शक है, और यही सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था। तो क्या अब तुम समझे? तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चूज किया है, और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी दोस्तों को भी मिटा दूंगा। ये सुनते ही हिराकू को गुस्सा आ जाता है और आइजन को जान से मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से हिराकू को हार्ट अटैक आ जाता है और इसकी बॉडी से एक क्ले बाहर निकलने लगती है, यानी कि तोशिन ने हिराकू के ऊपर भी अपने पॉइजन से हमला कर दिया था, जिसके बारे में हिराकू को पता ही नहीं चला था। और अब धीरे धीरे इसके चेहरे के ऊपर भी वो हॉलो मास्क आने लगता है और इसे ये बंदा रोक नहीं पाता। तभी अचानक से इसके दोस्तों के चेहरे के ऊपर से भी वो क्ले बाहर निकलने लगती है, जिसका मतलब है कि ये सब के सब अब हॉलोज बनने वाले हैं। हिराकू घबरा जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया? तभी तोशिन आइजन से कहता है कि जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। गुस्से में रहने से हॉलोफिकेशन का प्रोसेस और भी ज्यादा तेजी से होने लगता है, पर आइजन की इस बात को हिराकू सुन लेता है। इसी वजह से हिराकू को गुस्सा दिलाने के लिए तोशिन सीधा ह्यूरी पर एक जबरदस्त हमला कर देता है, जिसकी वजह से ह्यूरी घायल हो जाती है। पर समय रहते ही हिराकू तोशिन को उससे दूर करवा देता है, और अब हिराकू को जितना हो सके अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, नहीं तो ये अपने दोस्तों की जान नहीं बचा पाएगा। तभी तोशिन हिराकू पर हमला कर देता है, पर हिराकू इस हालत में भी तोशिन को टक्कर की लड़ाई दे रहा होता है, पर हिराकू इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। और अब हिराकू अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका था क्योंकि ये पहले से ही घायल था, और अब इसे ये एहसास हो जाता है कि अब ये धीरे धीरे मर रहा है और इसकी जगह कोई और ही लड़ रहा है। तभी तोशिन इस पर हमला करता है, पर हिराकू अब भी इस पर हमले करता जाता है और तोशिन घायल हो जाता है। पर अब ये हॉलोफिकेशन हिराकू के शरीर पर पूरी तरह से काबू करने लगता है, जिसकी वजह से हिराकू अपना कंट्रोल खोने लगता है। और अब आइजन तोशिन से कहता है कि पीछे हट जाओ, अब इसे मैं देखता हूँ, और अपनी जान पाक्टो को बाहर निकालकर हिराकू से कहता है अलविदा कहने का समय आ चुका है कैप्टन हिराकू, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिस धोखे को आप देख सकते हो वो छोटा होता है, पर धोखा जो आप नहीं देख सकते वो ज्यादा दर्द देता है। तुम सबके सब मेरे लिए कमाल की टेस्ट सब्जेक्ट से साबित हुए हो, और अब अलविदा कहने का समय आ चुका है। हिराकू घबरा जाता है क्योंकि ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता अपने दोस्तों को इस हालत में छोड़कर। तभी आइजन इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी उराहारा और तेसाई यहाँ पर आ जाते हैं। उराहारा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब उराहारा और तेसाई को यहाँ पर देखकर तोशिन इन्हें जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर आइजन ऐसा करने से इसे मना कर देता है। मैंने अभी तुम्हें इजाजत नहीं दी तोशिन घबराते हुए आइजन से माफी मांगता है। तभी हिराकू उराहारा से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उराहारा, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। पर इस पर उराहारा एक फनी सा चेहरा बनाकर कहता है कि भाई तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी है, और तुम्हारे चेहरे पर ये मास्क क्या है? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में चल रहे हो क्या? और हिराकू जानता है कि उराहारा जानबूझकर ये सारी बातें कर रहा है ताकि ये होश में आ सके। पर अब उराहारा सीरियस हो जाता है। कैप्टन आइजन, तुम अपने लेफ्टिनेंट्स के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर आने के ऑर्डर्स नहीं मिले थे? हाँ, मैं तो बस टहलने आया था, पर इत्तेफाक से मुझे ये सब लोग यहाँ पर मिल गए जो कि दुश्मन से लड़ते हुए घायल हालत में यहाँ पर पड़े थे। सर, इन्हें बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। ये झूठ बोल रहा है उराहारा, इसकी बातों पर भरोसा मत करना। कैप्टन हिराकू, शायद आपको याद नहीं, मैंने ही आपको दुश्मन से बचाया था। उराहारा सर, क्या इसमें कोई दिक्कत है कि कोई लेफ्टिनेंट अपने कैप्टन को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि जख्मी हालत में यहाँ पर पड़े हुए थे? आइजन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, पर इन सभी कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स को देखकर नहीं लगता है कि ये सब घायल हैं। इन सभी के चेहरे पर एक हॉलो मास्क बना हुआ है, जिसे देखकर यही लगता है कि एक हॉलोफिकेशन है। ये सुनकर हिराकू और तेसाई भी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अभी तक इन्हें हॉलोफिकेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि आखिर ये होता क्या है। और उराहारा आइजन से कहता है एक के बाद एक सोल रिपर्स गायब होते जा रहे हैं, उनका नामो निशान तक मिट जा रहा है। ये देखकर यही लगता है कि उन सभी को हॉलोफिकेशन के टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया गया है, जिसका जिम्मेदार कोई तो है, और वो इंसान कौन है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम आज पकड़े गए आइजन, तो अब सब कुछ सच सच बता दो। पर आइजन स्माइल करता है और कहता है अच्छा, मैं समझ गया, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो उराहारा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज रात तुम यहाँ पर आए। और ऐसा बोलकर आइजन गिन और तोशिन को लेकर यहाँ से जाने लगता है, और उराहारा इसे रोकता है, पर आइजन रुकता नहीं। तेसाई को गुस्सा आ जाता है और अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर नंबर 88 का यूज करता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी आसपास की चीजों को दबा करते हुए सीधा आइजन की तरफ आगे बढ़ जाती है, और ये हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। पर आइजन इस हमले को सेंस कर जाता है और अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, और अपने बाइंडिंग आर्क 81 को रिलीज करता है। यहाँ पर एक खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है, आसपास की जगह तबाह हो जाती है, और तेसाई शॉक्ड रह जाता है कि भाई ये आइजन तो एक लेफ्टिनेंट है, ये इस हमले को कैसे यूज कर सकता है? ये तो किसी पावरफुल कैप्टन के लिए भी इम्पॉसिबल है। और ये तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं, और उराहारा और तेसाई समझ चुके थे कि आइजन कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस लेफ्टिनेंट बनने का नाटक कर रहा था। ये बंदा किसी कैप्टन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी हिराकू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है क्योंकि हॉलोफिकेशन इसकी बॉडी पर कब्जा करता जा रहा था, और दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर इन्हें करना क्या चाहिए जिससे हिराकू ठीक हो जाए। लेकिन तभी तेसाई उराहारा से कहता है कि उराहारा को हॉलोफिकेशन के बारे में कुछ तो पता है और कुछ न कुछ इलाज तो जानता ही होगा। सर जी, कुछ तो करो ताकि इन सभी को बचाया जा सके। उराहारा सोचता है और कहता है कि मैं एक तरीका जानता हूँ, पर ये एक जुए के जैसा है। और तेसाई कहता है कि सर, हमें इसका यूज करना ही होगा, वरना ये सब लोग मारे जाएंगे। और इन सभी को 12वीं स्क्वाड के बैरक्स पर ले जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे टूल्स वगैरह हैं और उराहारा इस काम को जल्दी कर पाएगा। पर उराहारा
उराहारा पूछता है कि भाई तुम इस हालत में इन सभी को बैरिक्स में कैसे लेकर जाओगे, ये तो इम्पॉसिबल है। और तेसाई कहता है कि अब मैं टेम्पररी सस्पेंशन और स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उराहारा हैरान हो जाता है क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स पर बैन लगाया गया है, दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकता है, ये इलीगल है। और अगर ऐसा करता है तो सोल सोसाइटी तेसाई को कड़ी से कड़ी सजा देगी। पर तेसाई को इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जैसे भी हो इन सभी की जान बचाना चाहता है, चाहे इसमें किसी को गद्दार या इसकी जान ही क्यों न चली जाए। तेसाई इस टेक्निक का यूज करता है जिसकी वजह से हाई स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल जाती है। यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन डोमेन बन जाता है और इन सभी को स्क्वाड 12 के बैरिक्स पर लेकर आया जाता है। पर इसकी वजह से तेसाई काफी सारा कमजोर हो चुका था क्योंकि इसने अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली थी। तभी उराहारा बताता है कि होलोफिकेशन जो भी तेसाई देख पा रहा है ये इसी की खोज थी। मैंने सोचा था कि कैसे किसी हॉलो की ताकत का यूज करके सोल रीपर्स की ताकत को बढ़ा सकूं, पर मैंने इस रिसर्च को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मुझे लगता है कि आइजन ने मेरी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया है और उस समय मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया था जो कि पल भर में ही सोल रीपर्स और हॉलोस के बीच में बैरियर को तोड़ देता है और मैं उसी का इस्तेमाल करके हिराकू और बाकी सभी को ठीक करने की कोशिश करने वाला हूँ। और इस ऑब्जेक्ट का नाम होता है होगियोकू। जैसा कि हमने पहले देखा था, इसी बॉल के लिए आइजन इतनी सारी तबाही मचा रहा है और होगियोकू की एनर्जी को महसूस करके ही तेसाई के पसीने छूट जाते हैं। तेसाई उराहारा से पूछता है कि क्या इसका यूज करके हिराकू और बाकी सभी को बचाया जा सकता है क्या? ये प्रोसेस एक जुआ है। होगियोकू बॉल का यूज करने के बाद भी हिराकू और बाकी सभी के बचने की संभावना बस 20% है, पर इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। सिचुएशन सीरियस हो चुकी है पर हमें ऐसा करना होगा। तेसाई अब अगली सुबह उराहारा जागता है पर ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि हिराकू के चेहरे पर अब एक पूरा हॉलो मास्क बन चुका था। पर अभी तक इस मास्क को चला जाना चाहिए था क्योंकि इसने होगियोकू का इस्तेमाल किया था और अभी तक बाकी सभी के चेहरे के ऊपर भी वो हॉलो मास्क बना हुआ था और कोई भी होश में नहीं आया था। और उराहारा समझ जाता है कि मिशन फेल हो चुका है। उराहारा को अफसोस होता है और तेसाई से माफी मांगता है और बाहर निकल जाता है। और बाहर ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक से कुछ सोल रीपर्स आकर हिराकू को चारों ओर से घेर लेते हैं क्योंकि इन सभी को सेंट्रल 46 से उराहारा और तेसाई को अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला था। ये सुनकर उराहारा हैरान हो जाता है कि भाई ये सब चल क्या रहा है। इन दोनों को सेंट्रल 46 के अंदर लेकर आया जाता है। दोनों के हाथ बंधे हुए थे और उराहारा इस बात से हैरान था कि भाई हमने किया क्या है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। और सेंट्रल 46 का एक बंदा उराहारा से पूछता है कि आखिर कल रात 9 बजे तुम कहाँ पर थे? मैं तेसाई के साथ हादसे वाली जगह पर था। क्या तुम वहाँ पर होलोफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करने गए थे? ये सुनकर उराहारा शॉक्ड हो जाता है कि इन सभी को होलोफिकेशन के बारे में कैसे पता चला। और ये बंदा दोबारा से उराहारा से कहता है कि भोले मत बनो कि कल तुमने 8 कैप्टन्स के ऊपर होलोफिकेशन प्रोसेस को अंजाम दिया और अब उनमें से कई मरने की हालत पर खड़े हैं। ये सुनकर उराहारा शॉक्ड रह जाता है क्योंकि भाई ये काम तो आइजन ने किया था और समझ जाता है कि ये सारा कारनामा आइजन का है। और इन सभी सेंट्रल 46 के मेंबर्स से पूछता है कि क्या आपको ये सारी बातें आइजन ने बताई हैं क्या? और ये सब लोग उराहारा को चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, अगर तुमने गलती से भी एक शब्द और कहा तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। पर इस बार तो उराहारा चिल्लाकर कहता है कि मैं और तेसाई बिल्कुल निर्दोष हैं, ये सब कुछ आइजन ने किया है, हम दोनों तो बस वहाँ पर लेफ्टिनेंट ह्यूरी को बचाने गए थे। पर इनमें से कोई भी उराहारा की एक नहीं सुनता क्योंकि इन लोगों ने कल पूरी रात आइजन पर नजर रखी थी जो कि अपने मेंशन पर ही था और कैप्टन क्यूराको ने आइजन को अपनी आंखों से देखा था। और ये लोग बोलते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, आइजन अपने मेंशन पर ही था और उस पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। उराहारा सोच में पड़ जाता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, कल रात आइजन वहाँ पर था, भाई वो एक ही टाइम पर 2 जगह कैसे हो सकता है? तभी सोल सोसाइटी का एक मैसेंजर बंदा आ जाता है और बोलता है कि मुझे स्क्वाड 12 के बैरिक्स के ऊपर होलोफिकेशन के ऊपर रिसर्च करने के काफी सारे सबूत मिले हैं सर, जो कि उराहारा के रूम में थे। ये सुनकर उराहारा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसके कमरे में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, इसने तो उस रिसर्च को बहुत पहले ही बंद कर दिया था। और अब सेंट्रल 46 के जजेस कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे और फैसला कर दिया जाता है कि अब डीमन आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर तेसाई को फॉरबिडन टेक्निक्स का यूज करने की वजह से अंडरग्राउंड जेल के अंदर डाल दिया जाएगा जिसमें इसे लाइफ टाइम रखा जाएगा। और स्क्वाड 12 के कैप्टन उराहारा होलोफिकेशन के प्रोसेस में गिल्टी पाए जाते हैं और साथ ही साथ धोखेबाजी और अपने साथियों को जख्मी करने के जुर्म में जबरदस्ती उराहारा की सारी स्पिरिचुअल प्रेशर छीन ली जाती है और इसे हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा। और बाकी घायल 8 कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स को जो कि उराहारा के होलोफिकेशन प्रोसेस का शिकार हो गए थे, उन सभी को हॉलोस की तरह ट्रीट किया जाएगा और मार दिया जाएगा। मेरे सभी दोस्तों को मार दिया जाएगा पर उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही उन लोगों ने सोल सोसाइटी को धोखा दिया, उन लोगों ने तो बस सोल सोसाइटी के ऑर्डर्स का पालन किया था। पर जो भी हो उराहारा इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी दरवाजे को तोड़ते हुए यहाँ पर कोई आ जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि योरोइची होती है और आते ही इन सभी को पीटते हुए उराहारा और तेसाई को यहाँ से ले जाती है। योरोइची ने आखिरी मोमेंट पर इन दोनों की जान बचा ली। योरोइची इन सभी को एक सीक्रेट जगह पर ले आती है। हिराकू और बाकी सभी भी यहीं पर होते हैं और योरोइची उराहारा से काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उस हादसे वाली जगह पर योरोइची इसके साथ नहीं थी। उराहारा हंसकर योरोइची से माफी मांगता है और सीरियस होकर तेसाई से कहता है कि इस जगह पर एक परफेक्ट बैरियर बना दो 20 घंटों के लिए और तब तक मैं तुम्हारे लिए 10 गीगाइज बनाऊंगा ताकि हम सब लोग इंसानी दुनिया में जाकर छिप सकें। और जब तक इस होलोफिकेशन को ठीक करने का रास्ता नहीं मिल जाता है तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और इस वादे को खुद से और हिराकू से करता है और इसी के साथ हमें पता चल जाता है कि ये विजार्ड गैंग आई कहां से है और योरोइची और उराहारा को सोल सोसाइटी से क्यों निकाला गया था। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पर कैप्टन यामामोटो के सामने कैप्टन आइजन खड़ा होता है और ये बैटल होने वाली है सोल रीपर्स वर्सेस एस्पादास के बीच में। और विजार्ड गैंग भी इन सभी के साथ लड़ने के लिए यहाँ से निकल जाती है क्योंकि इन सभी का दुश्मन एक ही है जो कि है कैप्टन आइजन। इसके बाद हमें कैप्टन यामामोटो, रंगे क्यूतोशिरो और बाकी सभी सोल रीपर कैप्टन्स को दिखाया जाता है। इनके सामने इस वक्त सोस के
आइजन अपनी एस्पादास की टीम के साथ खड़ा हुआ था और इसने लास्ट नोचेस यानी कि हिक्मुंडो को उल्कीओरा के भरोसे छोड़ दिया था। क्यूराको और ये सभी लोग आपस में बात करते हैं कि पहले आइजन पर हमला किया जाए या इन एस्पादास पर। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन यामामोटो की ये छड़ी अपना रूप बदलने लगती है और यामामोटो इस जानपाक्टो को बाहर निकालते हुए कहते हैं रियोजिन चाका, और इनके ऐसा बोलते ही जानपाक्टो के अंदर से बहुत सारी आग निकलने लगती है। ये आग इतनी ज्यादा होती है कि यामामोटो के साथ आए हुए सभी कैप्टन भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पूरा आसमान लाल होने लगता है और आइजन इसकी पूरी एस्पादा पर हमला कर देते हैं और इन्हें चारों तरफ से आग से बनी हुई एक वॉल के साथ घेर लेते हैं। ये आग से बनी हुई दीवार इन सभी को कुछ समय के लिए रोक कर रखेगी और इस दीवार के अंदर यामामोटो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है ना? तो कैसे दीवार को तोड़ दिया जाए आइजन? नहीं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम इस लड़ाई को बिना कुछ किए ही जीतने वाले हैं। यहाँ पर उल्कीओरा और हिमे के सामने होता है। अब तुम लॉर्ड आइजन के किसी भी काम की नहीं हो और तुम्हें बचाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं। इसी वजह से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम्हें मारने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हें डर लग रहा है? और हिमे कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पास मुझे बचाने के लिए मेरे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर इचिको उल्कीओरा की तरफ आगे बढ़ जाता है पर तभी इसके सामने कुछ हॉलोस आ जाते हैं पर इचिको इन्हें काट डालता है। जैसे ही थोड़ा आगे जाता है इसे एसकेओस की पूरी टीम दिखाई दे जाती है। एसकेओस के मेंबर्स बिना टाइम वेस्ट किए इचिको पर हमला कर देते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी रेंची यहाँ पर आ जाता है और इचिको की जान बचा लेता है। यहाँ पर चैड भी उस दीवार को तोड़ देता है जिसके ऊपर एसकेओस के कई सारे मेंबर्स खड़े हुए थे। इनका लीडर इचिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है पर तभी अचानक से रुकिया इसे रोक लेती है। इचिको जल्दी जाओ, हमारे पास समय नहीं है। और इचिको इसकी बात मानकर ओरिहिमे को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर उल्कीओरा ओरिहिमे से कहता है मैंने कभी किसी इंसान के दिल को करीब से नहीं देखा, तो क्या अगर मैं तुम्हारी छाती के अंदर हाथ डालता हूँ तो मुझे तुम्हारा दिल दिख जाएगा क्या? पर एक सेकंड, कहीं वो तुम्हारी खोपड़ी में ना हो, मैं जानता नहीं। उल्कीओरा एक एस्पादा है इसलिए इसे इस बात के बारे में पता नहीं है कि इंसानों का दिल होता कहाँ पर है। ओरिहिमे इसकी बात सुनकर घबरा जाती है और उल्कीओरा अपने हाथ से ओरिहिमे की चेस्ट के ऊपर एक छेद करने ही वाला होता है कि तभी इचिको जमीन को तोड़ते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इचिको को देखते ही उल्कीओरा अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाल लेता है। तुमने अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाला, इसका मतलब तुम मुझे अपनी बराबरी का मानते हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो, पर फिक्र मत करो, मैं अभी इस लड़की को नहीं मारूंगा क्योंकि इसे मारने की मुझे ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। लॉर्ड आइजन ने मुझे बस यही कहा है कि मैं लास्ट नोटिस यानी कि हिक्मुंडो की रक्षा करूं और इस वक्त तुम इचिको कुरोसाकी हिक्मुंडो के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो। दोनों की जानपाक्टोस एक दूसरे से टकरा जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होता है। यहाँ पर हम कैप्टन यामामोटो और इसकी पूरी टीम को देखते हैं जहाँ पर आइजन इस वक्त आग से बनी हुई इन वॉल्स के अंदर कैद होता है। कुछ एस्पादास बचे हुए थे जो कि उस दीवार के अंदर कैद नहीं हुए थे। तभी इनमें से एक एस्पादा जिसका नाम बेरेगर होता है इन सभी से कहता है कि लॉर्ड आइजन के सभी ऑर्डर्स को मैं लूंगा और अगर इससे किसी को परेशानी है तो अभी बोल सकता है। इस बंदे ने इस बात को इस अंदाज में कहा था कि जैसे इन सभी को धमका रहा है, इसलिए कोई भी इसकी बात का विरोध नहीं करता है। और ये बुढ़ाऊ अपने एक साथी एस्पादा से कहता है कि इन लोगों ने काराकोरा टाउन का एक रेप्लिका बनाकर उसे सोल सोसाइटी में भेज दिया है और नकली वाला काराकोरा टाउन यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने किसी टेक्निक का यूज किया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने यहीं पर आसपास कहीं पर पिलर्स लगाए होंगे जिसकी मदद से ही ये लोग इस पूरी जगह को शिफ्ट कर पाए हैं। जल्दी से काम शुरू करो। फिल्डोर कुछ इशारे करता है। तभी अचानक से आसमान में से कुछ पोर्टल्स निकलने लग जाते हैं जिनके अंदर से हॉलोज बाहर आने लगते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा विशाल होते हैं। ये हॉलोज एक एक करके यहाँ पर मौजूद सभी पिलर्स पर जाकर इन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं पर क्योंकि ये पिलर बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है इसलिए आसानी से नहीं टूट रहा था। पर तभी कोई इन सभी हॉलोज को मारता जा रहा था। यहाँ पर यामामोटो कहते हैं कि मैंने पिलर्स की रक्षा करने के लिए वहाँ पर फाइटर्स तैनात किए हुए थे जो कि थे इकाको, युमिचिका, इजुरु और हिसागी। इन्होंने इन चारों हॉलोज को मार गिराया था। अगर तुमने फाइटर्स तैनात किए हैं तो मेरे पास उन्हें कुछ चलने के लिए और भी लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि इस बंदे ने पो, अबिरामा, पिंडोर और एक और बंदे को इनके साथ लड़ने के लिए भेज दिया था। पो इकाको से लड़ने के लिए गया था और युमिचिका के साथ लड़ने के लिए ये लड़कियों जैसा बंदा गया था। पहना क्या भाई इसने, शार्लेट लड़की है क्या ये? और इजुरु के साथ लड़ने के लिए अबिरामा गया था और हिसागी के साथ लड़ने के लिए फिल्डोर गया था। जैसे ही फिल्डोर यहाँ पर जाता है हिसागी से कहता है कि तुम कौन हो? मैं हूँ स्क्वाड 3 का लेफ्टिनेंट हिसागी। इसका तो यही मतलब है, तुम किनिचिमारू के अंडर में काम कर रहे थे जब वो स्क्वाड 3 के कैप्टन थे। शार्लेट और युमिचिका आपस में लड़ने लगते हैं। युमिचिका बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा था और शार्लेट इसकी बैंड बजा रहा था। तुम्हारी ताकत तो सच में काफी ज्यादा कमाल की है पर तुम्हारी लुक्स काफी ज्यादा लड़कियों जैसी हैं। ये सुनते ही शार्लेट को गुस्सा आ जाता है और अपनी जानपाक्टो को आगे बढ़ाता है। पर इसके ऐसा बोलते ही यहाँ पर एक पिंक कलर की स्मोक आ जाती है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। एक तरह से धमाका हो जाता है। युमिचिका हैरान रह जाता है और हम शार्लेट को इसकी रिलीज फॉर्म में देखते हैं। क्या है भाई ये फ्रॉक पहना दी इसको? युमिचिका जैसे ही इसे देखता है तो भाई इसकी हंसी छूट जाती है और जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए शार्लेट से कहता है कि भाई क्या मुझे हंसा हंसा के मारना चाहता है क्या? शार्लेट को गुस्सा आ जाता है कि भाई ये मुझे सीरियस नहीं ले रहा और इसे ऐसा पसंद नहीं कि कोई इसकी सुंदरता का मजाक उड़ाए। शार्लेट युमिचिका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है अपनी फ्रॉक में पर इस बार शार्लेट का हमला इतनी ज्यादा तेजी से हुआ था कि युमिचिका बहुत मुश्किल से ही बच पाता है इससे और जमीन पर आकर गिर जाता है। शार्लेट इसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी अचानक से युमिचिका अपने जानपाक्टो को आगे बढ़ाता है और कहता है और इसके ऐसा बोलते ही इसकी जानपाक्टो 4 मुंहे हथियार में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। युमिचिका इस पर हमला करता है पर शार्लेट को इससे कुछ नहीं होता और नीचे आते हुए कहता है तुम्हारा ये फौजी को जाकू, इसका नाम कितना अजीब है। और शार्लेट युमिचिका को बुरी तरह से मारता है। शार्लेट अपने सैरो से इस पर हमला करता है और इसका सैरो काफी ज्यादा अजीब होता है, दिल की शेप का। प्यार के बाण चला रहा है भैया। तो युमिचिका को ये हमला लग जाता है। कितना प्यारा सैरो है ना वैसे यार ये। और युमिचिका नीचे गिरने लगता है। शार्लेट जैसे ही इसके पास पहुंचता है युमिचिका को इसके कॉलर से पकड़ लेता है और इससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी सुंदरता की बेइज्जती करने की। तभी हम देखते हैं कि युमिचिका और शार्लेट के आसपास
एक ब्लैक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर ये दोनों फंस चुके थे। ये बैरियर मैंने ही बनाया है और अब तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बाहरी दुनिया से कट चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बाहर का कोई भी इंसान अब तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और हाँ, अब तुम्हारी मौत अब यहीं पर अकेले होने वाली है। और ऐसा बोलकर शार्लेट यहाँ से जाने लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि यूमिचिका अपनी जानपाक्टो को आगे करते हुए रुक गई चाकू। और इसके ऐसा बोलते ही इसकी जानपाक्टो बड़ी होने लगती है और देखने में किसी पेड़ की टहनी की जैसी लग रही थी। शार्लेट कुछ समझ पाता तभी यूमिचिका की जानपाक्टो इसे पकड़ लेती है और इसे चारों तरफ से बांध देती है। यूमिचिका कहता है कि अगर तुम इसे एक मामूली से बैटल की तरह लड़ते तो मैं इस ताकत का कभी यूज नहीं करता, पर इससे अब फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस नई टेक्निक का यूज कर पाया। शार्लेट घबरा जाता है, आखिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो? ये सारे फूल तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को सोख लेंगे और जैसे ही खिल जाएंगे तुम तुरंत ही मारे जाओगे। कुछ समय के बाद ये फूल खिल चुका था और इसके खिलते ही ये बैरियर टूट जाता है जिसे शार्लेट ने बनाया था और फिर हम देखते हैं कि शार्लेट वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। इसके बाद हम इज़रो को देखते हैं जो कि आबिरामा से अभी फाइट कर रहा था। इज़रो आबिरामा से बचकर दूर ही जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि आबिरामा अपने रिलीज फॉर्म में आ चुका था और अब एक पंछी बन चुका था जो कि देखने में लाल कलर का था और इसके काफी ज्यादा पावरफुल विंग्स भी होते हैं। और आबिरामा कहता है कि तुम इन विंग्स को हल्के में मत लेना क्योंकि स्टील से भी ज्यादा ताकतवर है। और शो ऑफ करने के लिए इज़रो के अगल बगल में अपने विंग्स से हमला कर देता है और इज़रो कहता है कि अच्छा ये स्टील से बने हैं, हाँ चलो देखते हैं ये कितने ज्यादा मजबूत है। और ऐसा बोलते ही इज़रो हार्डो नंबर 58 यूज करता है जिसकी वजह से इसकी जानपाक्टो के अंदर से एक टॉर्नेडो बाहर निकल जाता है और आबिरामा को हिट करता है, पर इससे आबिरामा को कुछ नहीं होता। जैसे ही आबिरामा की नजर इज़रो पर जाती है, देखता है कि ये बंदा यहाँ से गायब हो चुका था। तभी हम इज़रो को उसी बिल्डिंग के अंदर भागते हुए देखते हैं और अपनी शाखाओं से हमला करके बिल्डिंग की एक दीवार को तोड़ देता है। जिस पर आबिरामा कहता है कि ये गधा मुझे अपनी पोजीशन बताकर इनवाइट कर रहा है कि आप मुझे मार दे, हाँ पर मैं इसके जाल में नहीं फंसने वाला। इज़रो यहाँ से बाहर आ चुका था। आबिरामा इस पर हमला करता है और अपनी उंगलियों से अपनी चेस्ट पर स्क्रैच करने लगता है जिसकी वजह से इसके अंदर से एक रेड कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और एक बार दोबारा से ये बंदा इवॉल्व हो जाता है और अब इसके 4 विंग्स आ चुके थे। इवॉल्व होते ही आबिरामा इज़रो पर हमला कर देता है पर इज़रो इसके हमले से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि आबिरामा के विंग्स जमीन पर धंसने लगते हैं और इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि आबिरामा अब उड़ नहीं पा रहा था। तभी इज़रो इसके सामने आता है। तुमसे लॉन्ग रेंज में लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर अब तुम क्या करोगे? हाँ अब तुम्हारे पंख नहीं हिलने वाले। आबिरामा पूछता है कि तुमने मेरे विंग्स के साथ किया क्या है, हाँ और ऐसा कब किया? यही मेरी जानपाक्टो वाबिसुके की ताकत है। मैं जब भी अपनी जानपाक्टो से किसी पर भी हमला करूंगा तो उसका वजन बढ़ता जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16, 32, 64। ऐसा करके मैंने तुम्हारे विंग्स को इतना भारी कर दिया कि तुम अब कभी उड़ नहीं पाओगे। ये सुनते ही आबिरामा कहता है कि तुम एक सच्चे योद्धा नहीं हो क्योंकि तुमने चीट किया। तभी आबिरामा के आसपास दोबारा से रेड कलर की रोशनी निकलने लगती है। क्या है भाई, ये दिवाली का पटाखा है क्या? रोशनी निकलती रहती है इसके अंदर से। ये बंदा दोबारा से इवॉल्व हो जाता है पॉकीमॉन की तरह। कितनी बार हो गया भाई ये? आपको गाइस क्या लगता है? नीचे कमेंट्स पे बताना यार। इवॉल्व होते ही ये बंदा अपनी लेजर से इज़रो पर हमला कर देता है पर इज़रो इसके हमले को इजीली डॉज कर जाता है और तुरंत इसके पीछे आता है और अपनी जानपाक्टो से इसके विंग्स पर हमला करता है जिसकी वजह से इसके विंग्स दोबारा से भारी हो जाते हैं और आबिरामा नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है और अब ये बंदा हिल भी नहीं पा रहा था। पर तभी इज़रो अपनी जानपाक्टो को आबिरामा की गर्दन के पास ले जाता है और इसे काटने के लिए अपनी जानपाक्टो को खींचने ही वाला था। तभी आबिरामा भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मेरी जान मत लो। एक असली फाइटर कभी अपनी जान की भीख नहीं मांगता। और ऐसा बोलकर इज़रो आबिरामा की गर्दन को इसके धड़ से अलग कर देता है और दूसरी ओर हम हिसागी और फिंडोर के बीच में हो रही फाइट को देखते हैं जहाँ पर फिंडोर हिसागी पर कई सारे हमले कर रहा था और सीधे जाकर हिसागी को लगते जाते हैं। दोनों आपस में फाइट कर ही रहे थे। तभी अचानक से फिंडोर अपनी जानपाक्टो को आगे करता है और इसके अंदर से एक सेरो ब्लास्ट को रिलीज करता है जो कि इतना ताकतवर था कि अगर ये हिसागी को लग जाता तो मारा जाता, पर हिसागी इसे डॉज कर जाता है। पर तभी फिंडोर कई सारे सेरो ब्लास्ट इस पर करने लगता है। हिसागी इन सभी को डॉज करते हुए बच ही रहा था कि तभी अचानक से एक सेरो इसे आकर लग जाता है जिसकी वजह से ये दूर जाके गिरता है। फिंडोर हिसागी से कहता है क्या हुआ लेफ्टिनेंट, काफी थके हुए लग रहे हो। और ऐसा बोलकर अपनी जानपाक्टो से इस पर हमला करता है। हिसागी पीछे हट जाता है और एक ब्रिज के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। फिंडोर इसके पास आता है। तुम खुद को एक लेफ्टिनेंट कहते हो, हाँ तुम्हारी पावर्स तो किसी सोल रिपर की जैसी भी नहीं है। हिसागी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। फिंडोर अपनी रिलीज फॉर्म में आ जाता है जहाँ पर इसका हाथ किसी केकड़े के जैसा दिखने लग जाता है। इस फॉर्म में आते ही फिंडोर हिसागी पर कई सारे हमले करने लगता है पर हिसागी इसे डॉज करता जाता है। लड़ते हुए ही हिसागी अपनी जानपाक्टो से इसके हमले को ब्लॉक करता है और अपनी बाजू पर लगी हुई एक चेन को निकालते हुए इसके ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से ये चेन यहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और उसी ब्लास्ट के अंदर से बाकुडो नंबर 62 यू परनपा का यूज करता है और एक स्फीयर इसकी तरफ आगे बढ़ता है पर ये स्फीयर इसे नहीं लग पाती है। पर तभी बहुत सारे स्फीयर्स आ जाते हैं और इसे एक दीवार में सटा देते हैं। हिसागी इस पर हमला करता है और बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म। पर तभी फिंडोर अपने एक हाथ से हिसागी को घायल कर देता है। हिसागी इसके हमले से बच जाता है पर इसका हमला पीछे एक बिल्डिंग पर जाकर लगता है और ये बिल्डिंग बीच में से कट जाती है। हिसागी हक्का बक्का रह जाता है। फिंडोर दोबारा से इसी मूव से हिसागी पर हमला करता है। हिसागी दोबारा से बच जाता है पर अब इसके हमले की वजह से जमीन कट जाती है बीच में से। भाई साहब ये तो बस पानी है पर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में। तभी अचानक से पीछे से आवाज आती है कि कभी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और फिंडोर हिसागी पर हमला कर रहा था और इसे अपनी पानी से बनी हुई एक दीवार में बंद कर देता है। पर तभी हिसागी चिल्लाकर कहता है काजे सिरी और ये बॉल ब्लास्ट हो जाती है। हिसागी इसके अंदर से बाहर निकल जाता है और अब इसकी जानपाक्टो पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसकी जानपाक्टो अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी और एक चेन के जरिए कनेक्टेड होती है। तो यही है तुम्हारी जानपाक्टो की असली ताकत। हाँ पर मुझे मेरी ये जानपाक्टो बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि इसका आकार बहुत ही अजीब है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज इसी जानपाक्टो से तुम्हारी मौत होने वाली है। और ऐसा बोलकर हिसागी अपनी जानपाक्टो से फिंडोर पर अटैक करता है। इसके हमले इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि फिंडोर इन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और काफी मुश्किल से ही इसके हमलों को डॉज कर
कर पा रहा था। काफी सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं। फिंडोर इसकी जानपाक्टो को रोकता है। तभी हिसागी इसके पीछे आता है और अपनी एक जानपाक्टो जो कि बटकर 2 हो चुकी थी, इनसे दोबारा से फिंडोर पर हमला करता है, पर फिंडोर अपने हाथ से इसे रोक जाता है। तभी हिसागी नीचे गिरने लगता है तुम मुझसे भाग नहीं सकते। और अपने सैरों से इस पर हमला करने लगता है। तभी हिसागी अपनी जानपाक्टो को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये जानपाक्टो इसके शरीर के अंदर जाकर घुस जाती है और फिंडोर एक पर कटे पंछी की तरह जमीन पर आकर गिर जाता है। फिंडोर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी हिसागी इसके सामने आता है और बोलता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है क्या? फिंडोर गुस्से में आ जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और अपनी आंखों पर लगे हुए एक मास्क को तोड़ देता है। और फिंडोर कहता है कि अब मेरी पावर्स किसी कैप्टन के लेवल की हो चुकी हैं, क्योंकि उस मास्क की वजह से ही मैं अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था। ऐसा बोलते ही फिंडोर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सैरो ब्लास्ट हिसागी पर करने लगता है। तभी हिसागी ने भी अपनी जानपाक्टो को फिंडोर की तरफ फेंक दिया था और इधर से फिंडोर का सैरो और दूसरी ओर से हिसागी का जानपाक्टो दोनों जैसे ही टकराते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि हिसागी की जानपाक्टो फेंडोर को लग जाती है और फेंडोर यहीं पर मारा जाता है। इधर हम देखते हैं कि उन 4 पिलर्स में से जो कि काराकोरा टाउन की फेक रेप्लिका को बनाए हुए हैं, इन सभी में से एक पिलर टूट जाता है। हिसागी हक्का बक्का रह जाता है और बाकी सभी कैप्टन के साथ साथ यामामोटो भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये पिलर टूटा तो टूटा कैसे, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी हम इकाको को देखते हैं जो कि जमीन पर घायल पड़ा हुआ था, यानी कि इस एस्पादा ने इकाको को हरा दिया है। यूमिचिका इकाको को बचाने के लिए इसके पास जाने लगता है। तभी हिसागी इसे रोक लेता है। जैसे इकाको नहीं हरा सका, आखिर तुम उसे कैसे हराओगे यूमिचिका? वो सब मैं बाद में सोचूंगा। इकाको, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। तभी एक बुलेट जैसी चीज आती है और यूमिचिका के गाल पर लगती है, जिसकी वजह से ये यहीं पर बेहोश हो जाता है। हम इजुरो को देखते हैं जो कि बोलता है तुम फिक्र मत करो, यूमिचिका बस बेहोश हुआ है और ये काम इसी का था। यहाँ पर पो ने इकाको की बैंड बजा दी है और अपने पैरों से इसे कुचल रहा था। इकाको की चीखें निकल जाती हैं और पो कहता है कि तुम मुझे अपनी असली पावर नहीं दिखा रहे हो। मुझे जल्दी दिखाओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? मेरे पास ऐसी कोई स्पेशल पावर है ही नहीं, और अगर मेरे पास होती भी तो मैं तुम्हारे जैसे एक गधे के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनते ही पो भड़क जाता है और इसे कुचलने ही वाला होता है कि तभी पो के चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये बंदा दूर जाके गिरता है। और हम कैप्टन कामामुरा को देखते हैं जिसने पो को एक अच्छा खासा पंच मार दिया था। टेंसे जाइमोन भी यहाँ पर आ चुका था और तुरंत ही कुछ रॉड्स को यहाँ पर प्लांट कर देता है, जिसकी वजह से वो पिलर जो कि टूटा हुआ था दोबारा से रिकवर होना शुरू हो जाता है। और टेंसे जाइमोन कहता है कि जब तक ये रॉड्स यहाँ पर रहेंगी तब तक ये पिलर रिकवर होता रहेगा। यहाँ पर पो हंस रहा था और बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहता है क्या यही है एक कैप्टन की पंच की पावर है? मुझे कुछ नहीं हुआ। और कामामुरा पर एक जोरदार पंच मारता है ये पो, जिसकी वजह से कामामुरा 50 किलोमीटर दूर जाके गिरता है। टेंसे जाइमोन और इकाको हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि कामामुरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, पर इसने इसे एक ही मुक्के में निपटा दिया। मैं तुम सभी को मेरी असली पावर दिखाता हूँ। ये बंदा अपनी छोटी जानपाक्टो को बाहर निकालता है, क्योंकि अभी अपनी रिलीज फॉर्म में आ जाएगा। और इसके ऐसा करते ही अचानक से इसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लग जाता है। देखते ही देखते इसका साइज 10 गुना बड़ा हो जाता है। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई ये बंदा है क्या? और पो का साइज एक पहाड़ जैसा हो चुका था। इकाको इसके साथ लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी टेंसे इसे लेकर भागने लगता है और बोलता है कि जिसे कैप्टन कामामुरा नहीं हरा पाए उसे तू कैसे हराएगा टकले। तभी पो ने इकाको और इस बंदे पर हमला कर दिया था, पर दोनों इसके मुक्के से बच जाते हैं। मैं इससे नहीं भागने वाला, मैं इससे लड़ूंगा। अगर तुम्हें इसके साथ लड़ना है तो तुम्हारे पास एक कैप्टन लेवल की ताकत होनी चाहिए। इकाको, मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल मूव है क्या? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही ये बंदा इसे दोबारा से पकड़ता है और कहता है कि चल साले मेरे साथ चल, बेवकूफ मारा जाएगा। वो इन पर पंच मारता है। तभी कैप्टन कामामुरो यहाँ पर आ जाता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है और इसे उठाकर नीचे जमीन पर पटक देता है। तभी पो खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे बहुत हैरानी हो रही है, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे पटक सको, और अब इसका सामना करके दिखाओ। तभी पो अपने बड़े से मुंह को खोलता है और उसका यूज करके एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। कामामुरा कहता है बांकाई। इसके आसपास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। इस पो के बच्चे ने अपने सैरो को रिलीज कर दिया था। कामामुरा अपनी बांकाई को रिलीज करता है, जिसका नाम है कुकुजो टेंजिन मोयो, जो कि एक बहुत विशाल वॉरियर होता है और इसका पूरा कंट्रोल कोमामुरा के पास है। और जैसे ही अपने सैरो को पो इस पर लॉन्च करता है, अपनी जानपाक्टो से पो के सैरो को दूर फेंक देता है। कोमामुरा की ये बांकाई पो के बराबर की हाइट की होती है। पो की जानपाक्टो को पकड़ लेता है और बोलता है कि अब मुझ पे कैसे हमला करेगा, पर तभी अपने मुंह से इस पर दोबारा से अपनी सैरो से हमला करने लगता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी हम कोमामुरा के बांकाई को देखते हैं, जिसके ऊपर पो के सैरो का कोई असर नहीं हुआ था। कामामुरा अपनी जानपाक्टो को आगे बढ़ाते हुए पो पर एक जोरदार हमला करते हैं, जिसकी वजह से पो यहीं पर जमीन पर गिर जाता है। पो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इसके सैरो का कामामुरा के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। और पो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन? हाँ। और कामामुरा अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि मैं हूँ स्क्वाड 7 का कैप्टन कामामुरा। ये बोलते साथ ही कामामुरा अपनी जानपाक्टो से पो को खत्म कर देता है। इधर दूसरी ओर हम टेंसे जाइमोन और इकाको के बीच हो रही कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहाँ पर इकाको कहता है कि कैप्टन कामामुरा का बांकाई सच में ऑसम है। टेंसे जाइमोन कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ में आया क्या कि तुम्हारी बांकाई और कैप्टन कामामुरा की बांकाई में क्या फर्क है? बच्चे, तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा क्या कि तुमने अपनी बांकाई को अनलॉक कर लिया है? इसके बाद हम किंग बैराइगन लुइजन बैरन को देखते हैं। पहले फिंडोर, फिर अभिरामा और अब पो भी, ये सब के सब मारे गए। इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसके सभी एस्पादास धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। और तेंसे इकाको से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा क्या? मुझे तुम्हारी बांकाई के बारे में सब कुछ मालूम है, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे कैप्टन को नहीं बताऊंगा। आपका शुक्रिया। मैं जानता हूँ इस बात को तुम टॉप सीक्रेट रखते हो, पर इस बात पे थोड़ा सोचना है इकाको। इस बार पिलर को बचाना तुम्हारा काम था, पर तुमने पिलर को टूट जाने दिया। तुम जानते ही होगे ये सब क्यों हुआ, क्योंकि तुमने अपनी ताकत को छिपा कर रखा। तुमने ऑर्डर्स को नहीं माना।
पाना ये बेवकूफी है। ऑर्डर से तुम्हारे लिए सब कुछ होना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें अपने घमंड को चूर चूर क्यों ना करना पड़े। इस बात को सुनकर इकाको को भी एहसास हो जाता है कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसे अपनी बानकाई को रिलीज कर देना चाहिए था पहले ही और उस पिलर को बचाना चाहिए था। तभी कोमामुरा यहाँ पर आ जाता है। इसे लगता है कि इनकी सारी बातें कोमामुरा ने सुन ली हैं, पर असलियत में इस बंदे ने कुछ नहीं सुना होता और कोमामुरा यहाँ से जाने लगता है। और अब अपने सभी एस्पादास को हारते हुए देखकर बैरेगन खुद इस फाइट को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है।